हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं राज चौहान आपका स्टूडेंट क्लास में राज चौहान पे स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो आपको चैप्टर नंबर 1 क्लास ऑफ फिजिक्स का पार्ट 2 है, जिसमें हम आपको फाइनल क्लास दे रहे हैं। मतलब फाइनल क्लास का मतलब एक ऐसी क्लास जिसमें हम आपको पूरा रिवाइज कराएंगे, रिवीजन हो जाएगा आपका। प्लस आपको जो पॉइंट अगर आपने नहीं पढ़े हैं वो आपको दोबारा पढ़ने का मौका मिलेगा, और आपके पास अभी मौका भी है थोड़ा सा आपके एग्जाम के लेकर। तो आपको 4 जनवरी को बिल्कुल अपडेट होकर आपका एग्जाम की डेट भी क्लियर हो जाएगी। कूलम का वैद्युत बल संबंधी नियम क्या है और दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल के लिए कूलम का सूत्र लिखिए। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एक चीज कुछ बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आपको कहा है कुछ पॉइंट जो मैं आपको कॉपी पर या फिर पहले कॉपी पर छोड़िए, जो मैं आपको पहले कोई किसी भी वीडियो के माध्यम से डीपली बता सकता हूँ। मतलब बता तो मैं सभी चुका हूँ, जो डीपली बताए हैं वो मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा। जैसे कूलम का नियम, इस पे हमने स्पेशल एक वीडियो ली थी इसी नियम पर, तो हमने पूरा समझाया था। और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है बोर्ड एग्जाम जा रहे किसके इसके। अगर हम स्टार 3 स्टार में रखना चाहें कि जैसे 3 स्टार मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो ये हमारा कौन सा स्टार में होगा? तो ये आधे स्टार में भी होगा। कितने में होगा? आधे में होगा। तो हम इसे आधे स्टार में रखने से बेनिफिट है। अगर आप वीडियो ये कूलम का नियम समझना ही चाहते हैं तो आपको लिंक आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मतलब आपको डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट में आप जाकर वहां से देखेंगे, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। कूलम का नियम ये सब कुछ बहुत ज्यादा बड़ा भी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये आपको ज्यादा देखने की जरूरत है नहीं। और एक और बात मैं कुछ कहना चाहूंगा। आप कहें सर फिर आप यहाँ पे बताएंगे क्या? तो मैं ये और कहना चाहूंगा, जो न्यूमेरिकल है वो हम यहाँ पे पीडीएफ पे आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझा नहीं पाएंगे। समझा देंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कुछ भी, मान लीजिए। और न्यूमेरिकल यहाँ पे हम बताना भी नहीं चाह रहे हैं आपको। न्यूमेरिकल अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से हमने आपको एक एक न्यूमेरिकल, दो दो न्यूमेरिकल के वीडियो में लेकर बहुत ही अच्छी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट समझाया है। और आप कोई भी न्यूमेरिकल में कोई भी समस्या होती है तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट करेंगे, जो नंबर है 70 17 32 56 71 पे। ठीक है। अगर हम आप बात करना चाहें कि यहाँ पे हम क्या बताएंगे आपको, आपको लग रहा होगा सुनकर कि ऐसे तो सर आप कुछ भी नहीं बताएंगे। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं क्या बताऊंगा। तो जो मैंने 3 स्टार में बात की, तो 2 स्टार वाले जो हैं क्वेश्चंस और बे, और जो 3 स्टार वाले हैं बे क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे, वो भी बहुविकल्पी को छोड़कर। सॉरी, बहुविकल्पी तो हम बता चुके हैं, मतलब होती बता चुके हैं, जो और किसे न्यूमेरिकल या अंक के प्रश्न को छोड़कर। क्लियर है? तो आगे देखते हैं। जो ये भी देखिए हमारा न्यूमेरिकल है, इसे भी हम छोड़ते हैं। और अगर आपको देखिए रिवीजन करना है तो देखिए आप ऐसे कीजिएगा। अगर आपको मान लीजिए आपको कोई लग रहा है कि आपको सभी कुछ न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए हैं, अगर आपने आपको लगता है सभी न्यूमेरिकल कंप्लीट हैं, तो आप कुछ मत कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे सॉल्व कीजिए। इसका सॉल्व करेंगे तो आपका भ्रम दूर हो जाएगा कि आपने कुछ भी नहीं तैयारी की है। ये भी भ्रम दूर हो जाएगा, और सब तैयारी कर ली ये भी दूर हो जाएगा। मतलब कुछ भी तैयार अगर आपने 1% कर लिया, 2% कर लिया, 3% कर लिया, वो आपको उससे जानकारी मिल जाएगी। सबको जानकारी हो गई होगी। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। वैद्युत फ्लक्स जो हमारा, अगर स्टार रेटिंग देना चाहें हम तो इसे तो स्टार 2 देंगे। और आप हमारे इस वीडियो कितनी देंगे वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, इसे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए। इसे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो वैद्युत फ्लक्स की इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अविलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं, अविलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक वोल्ट मीटर है। उसका मात्रक क्या है? वोल्ट मीटर है। किसी निर्दिष्ट स्थिति पर वैद्युत बल रेखाओं के फ्लक्स, किसी निर्दिष्ट स्थिति पर वैद्युत फ्लक्स की लंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई को प्रदर्शित करती है। कि हमने आपको जब पहली पार्ट में बताया था, इसमें अतलौती प्रश्न था, उसमें भी इसी बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, तब हमने समझाया था आपको सब कुछ। इसमें भी समझाएं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं आपको इस प्रकार से। इससे भी अतलौती प्रश्न भी बनते हैं। और इससे बहुविकल्पी क्या बन सकता है कि इसका मात्रक क्या, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? 4 ऑप्शन दे दिया, उसमें वोल्ट मीटर इज द राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। और वोल्ट मीटर इस प्रकार से भी लिख देता है तो आप गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। वोल्ट इनटू मीटर ये नहीं है, ये वोल्ट मीटर है। ये बात भी ध्यान रखें। तो इससे आपको कोई परेशानी उम्मीद नहीं होगी। अगर हम आगे बात करें तो इसका क्या क्या ज्ञात करना है हमें, तो देखिए हमने क्या तात्पर्य समझ लिया, परिभाषा मात्र समझ लिया। अब उदाहरण देके समझाते हैं। तो किसी किसी पृष्ठ से के अल्फांश क्षेत्रफल डी से गुजरने वाले, डी मतलब
क्षेत्रफल का कुछ भाग डी में लग जाता, डी लग जाता किसी के साथ, और ए क्या है, ए से हमें पता चलेगा ए क्या हमारा क्षेत्रफल है, ए क्या है, एक क्षेत्रफल है जिसका ए डी का मतलब लग जाता है, डी लग गया उसके साथ अल्पांश, मतलब कम छोटा सा क्षेत्रफल है, अल्पांश क्षेत्रफल डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का ये क्या होता है, प्रतीक होता है डी फाई समझ गए होंगे अब तो, कि इस क्षेत्रफल अल्पांश की स्थिति में, मतलब अल्पांश है, अल्पांश क्षेत्र की स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर तथा क्षेत्रफल सदिश डीए के अदिश गुणनफल के तुल्य होता है, तुल्य मतलब बराबर होता है। ठीक है, तो बराबर कर लिया हमने, डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ई ए वेक्टर। जब वेक्टर था क्या लगता है, कॉस थीटा, ये ऊपर की ज्यादा है नहीं जरूरत, यहाँ से हम शुरुआत करें। यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर तथा क्षेत्रफल डी ए वेक्टर के बीच थीटा हो तो, ऊपर वाला नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा, तो हम क्या करेंगे, डी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर ई डी ए कॉस थीटा, और फाई जो हमारा था ना डी फाई ई बराबर, तुम्हारा क्या हो जाएगा फाई ई बराबर, क्यों हमने क्या किया, हम आप ले सकते हैं यहाँ पे, यहाँ के बाद क्या लिखेंगे, समाकलन करने पर, सिंपल भाषा में अगर मैं कहना चाहूँगा आपको, समाकलन करने पर लिखेंगे, समाकलन करेंगे तो क्या होगा इसका, क्योंकि ये किसके बराबर है, इसका समाकलन नहीं होगा, ये तो हमारा किसके बराबर, देखिए जो हमने आपको बताया था पिछला, देखिए हम आपको थोड़ा समझाते हैं, जो हमने यहाँ पे बताया था यही था, यहाँ पे हमें आप मान लीजिए ये वाला है, इसे हम लोग समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं, आप अगर नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं, और ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया है हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं। तो डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ये तो है ही एक, ये तो है ही एक, इसका हम क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, देखिए जो हमने कहा इसके बीच क्या है, कोण थीटा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसके बराबर हम जो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर है इसके बराबर आ जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, ये डी ए कॉस थीटा इतना हो जाएगा, तो ये डी कॉस थीटा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे इसका समाकलन करेंगे, समाकलन करें तो डी फाई ई, तो इसका क्या हो जाएगा, डी फाई ई का समाकलन क्या होगा, फाई ई, क्यों हमें पता है जब हम एक डी ए का अगर मान लिया हम समाकलन करते हैं तो हमारा ए रह जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए हम समाकलन करते हैं तो हम क्या मान लिया हमें समाकलन चिन्ह लगाया और क्या किया, डी ए लिख लिया, तो यह क्या है, इसका मतलब है कि हम ए के सापेक्ष, सॉरी डी ए के सापेक्ष, हाँ ए के सापेक्ष हम सवाल कर रहे हैं, और किसका कर रहे हैं, एक का, क्योंकि यहाँ पे और कोई संख्या है नहीं, तो ये क्या है, एक अचर, एक मान एक तरीके से अचर है लेकिन इसके सापेक्ष हो रहा है इसलिए, और एक का हम सवाल करें एक का, तो क्या होता है जिसके सापेक्ष हम सवाल करते हैं वही रह जाता है, तो किसके सापेक्ष कर रहे हैं, यहाँ पे ए के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए एक रह जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम डी फाई ई के सापेक्ष करें तो फाई ई ही रह जाएगा, और इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा ई डी ए, ई क्या हमारा, इस ई में कोई भी एक्स्ट्रा पद नहीं, मतलब डी जैसा जुड़ा हुआ कोई भी पद नहीं, इसलिए हम इसे अलग कर देंगे, और कॉस थीटा भी एक अचर पद हो जाएगा, ये भी हम अलग कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, डी का हम सवाल करें तो क्या हो, ए आएगा, क्योंकि हम एक हिसाब से सवाल कर रहे थे, तो हमारा डी, क्योंकि हमें पता है कि इंटीग्रेशन डी ए बराबर ए संपूर्ण क्षेत्रफल, तो ए हो जाएगा संपूर्ण क्षेत्रफल हो जाएगा सीधी बात, तो हमारा निकल के आएगा फाई ई बराबर ये कॉस्ट है, सीधी सी बात है, ये बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है कुछ समझाने के लिए, लेकिन सीधी सी बात सवाल कर दिया गया यहाँ पे, मैथ वाले तुरंत समझ गए होंगे, बायोलॉजी वालों को मैंने समझा दिया है। यदि किसी बंद सतह वह पृष्ठ जिसके अंदर आयतन परिबद्ध, क्या है, आयतन परिबद्ध हो से वैद्युत बल रेखाएं इससे बाहर की ओर निकलती है, किसी और से बाहर की ओर निकलती है, तो वैद्युत फ्लक्स का चिन्ह धनात्मक होता है, तो वैद्युत फ्लक्स का चिन्ह धनात्मक होता है। इसके विपरीत यदि यदि बल रेखाएं बंद पृष्ठ की अंदर की ओर होती हैं, बंद पृष्ठ की के अंदर की ओर होती हैं, और तो वैद्युत फ्लक्स का चिन्ह ऋणात्मक होता है, तो वैद्युत फ्लक्स का चिन्ह क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ये देखिए हमने कहा आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बढ़िया तरीके से सॉल्व करके देखें, तो ये हमारा क्या, वो तो हमारा खत्म हो गया वैद्युत फ्लक्स, ये हमारा क्या है, एक न्यूमेरिकल है, इसे आप सॉल्व करें बढ़िया तरीके से। अगर कोई समस्या आती है तो हमारे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारे चैनल पे जाएंगे, चैनल पे जाकर देखेंगे तो आपको प्ले लिस्ट वाला ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी प्ले लिस्ट, ठीक है, तो आप क्लास 12 फिजिक्स की मिलेगी, तो आप उसी पर क्लिक करें तो आपको सब कुछ जानकारी मिल जाएगी। ये सॉल्यूशन भी है। अब हम बात करते हैं दीर्घवृत्तीय प्रश्न, दीर्घवृत्तीय मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस की, जो लॉन्ग क्वेश्चन हुए हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर दिलाएंगे उस प्रकार क्वेश्चंस की। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं पहले प्रश्न नंबर 1 के साथ। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने हमारे क्लासेस स्टूडेंट क्लासेस वाई राज चौहान को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ, जिससे कि आपके पास और भी वीडियो आए जो आपकी नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। क्लियर है। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं व्यंजक प्राप्त कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। ठीक है, चलिए हम कर लेते हैं सूत्र का निगमन। तो हम इसे अलग से बता चुके हैं एक वीडियो में स्पेशल, लेकिन हम इसे थोड़ा सा करा लेते हैं क्योंकि ये हमारा सेकंड 2 स्टार वाला वीडियो क्वेश्चन है। तो अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जिसमें +q व -q कूलम के आवेश एक दूसरे से 2l मीटर की दूरी पर क्या है, 2l मीटर की दूरी पर स्थित है, किसी ऐसे माध्यम में रखा है, क्या रखा समझ आ रहा है आपको,
थोड़ा सा मैं फिर से रिवाइंड करता हूँ जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो। ये क्या हमारी डेफिनेशन है, अच्छी स्थिति में विद्युत, तो क्या होगा, अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसे हम ब्लैक पेन से लिखना है आपको, ठीक है। इसे ब्लैक पेन से लिखे, इसके नीचे जो हम लाइन कर देते हैं वो नहीं करनी, ठीक है। डैश लगा के लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माना कि क्या, माना कि विद्युत द्विध्रुव क्या ए बी है, जिसमें प्लस क्यू और माइनस के बराबर दो आवेश हैं या फिर कूलाम, जिसके मात्रा होता है, मतलब ये प्लस क्यू है, एक ऋणात्मक है, एक धनात्मक आवेश है, और एक दूसरे से कितने 2l दूरी पर, मतलब दोनों के बीच की दूरी कितनी है 2l। एल का अगर हम 2 गुणा करते हैं तो इसकी बीच की दूरी निकल आती है। किसी ऐसे माध्यम में, कोई ऐसा माध्यम है जिसका परावर्तन के, मतलब एक ऐसे माध्यम में रखें, ये माध्यम ऐसा इसका जिसका परावर्तन क्या है, के है, और द्विध्रुव की अच्छे द्विध्रुव की मध्य बिंदु O से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु, मतलब द्विध्रुव है कोई, उसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर, r की दूरी पर स्थित प्रेक्षण P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस पे क्या करनी है, P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, ठीक है। मतलब समझा रहा हूँ मैं चित्र की सहायता से भी आपको। तो चित्र 1.17 ये हमारा है, अभी समझेंगे इसे। माना कि द्विध्रुव के आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू, देखिए यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, तो मैंने क्या कहा, ये एक चित्र है जिसमें मैंने कहा एक बी है, एक ए है, एक प्लस क्यू और माइनस क्यू। यहाँ पे देखिए है कि माना कि द्विध्रुव के आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू, प्लस क्यू वो माइनस क्यू। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो देखिए, जो मैंने कहा आपको कलर, सही कलर मैं कह रहा हूँ आपको। तो देखिए, प्लस क्यू और माइनस क्यू और लेने पर, प्लस क्यू और माइनस क्यू लेने पर, तो इनके बीच की दूरी क्या बताई थी मैंने, 2l, मतलब इसके बीच में एक ओ है, उससे क्या है l दूरी है इनकी, ए की भी एक एल है, और मतलब प्लस क्यू की भी एल है और माइनस क्यू की भी एल है, लेकिन दोनों के अगर बीच की बात करूं तो क्या हो जाती है, 2l हो जाती है, ठीक है। हम क्या करें, ओ से हमने एक और बात की थी, ओ से आर दूरी पर, ओ से हमने क्या आर दूरी निकाली, आर दूरी पर स्थित क्या है, पी है, जो पी स्थित है, इस पर हमें क्या करनी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, तीव्रता ई से प्रदर्शित करते हैं और हमें प्राप्त करनी, सीधी बात है। ये तो हमारे एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, क्या है कि लेने पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 व E2 है, तो E1 व E2 में से स्पष्ट है कि आवेश प्लस क्यू के बिंदु की दूरी r माइनस एल होगी, क्योंकि देखिए माइनस होगी, सीधी सी बात, क्योंकि एल जोड़ा है। देखिए समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ पे माइनस क्यों होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे एल जोड़ा, एल अगर इसके आगे बढ़ते हैं, एल दूरी तक, मान लीजिए आप अपने घर से 1 किलोमीटर आगे जाते हैं तब स्कूल आता है, स्कूल से अगर आप स्कूल आता है 1 किलोमीटर और आगे जाते तो अस्पताल आता है। मानिए आपका ये क्या है, होम है, इससे आगे जाते तो स्कूल मिलता है, स्कूल ऐसे कर देते हैं, और फिर आगे जाते तो क्या है, हॉस्पिटल है। लेकिन मैं कहूँ आपको कि आपको यहाँ से जाना है तो क्या होगा, सॉरी, आपको मैं कहूँ कि आपको सीधे होम से क्या जाना है, हॉस्पिटल जाना है। होम से कहाँ जाना है, हॉस्पिटल जाना है, तो आपको कितनी देर लगेगी, तो आपको मान लीजिए 1 घंटा लग रहा है, क्या लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है। या बीच की दूरी, में बीच की दूरी बात चली है यहाँ पे, तो मैं कहता हूँ इसके 5 किलोमीटर की दूरी है दोनों में, ठीक है, 5 किलोमीटर है। और अगर मैं कहूँ आपको कि आपको होम घर से स्कूल तक की कितनी दूरी होगी, उससे पहले मैं बता दूं, स्कूल से आपको हॉस्पिटल की दूरी है 2 किलोमीटर, स्कूल कितनी, 2 किलोमीटर। तो आप बताइए घर से स्कूल की दूरी कितनी होगी, 3 किलोमीटर होगी, सीधी सी बात, क्योंकि 5 पूरी है और 2 इसके बीच की 3 होगी, इसी 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 हिसाब से निकाली गई यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे पूरी दूरी कितनी है, पूरी आर है, और पूरी आर है, पूरी कितनी दूरी है, आर है, लेकिन छोटी सी दूरी जो हम बताई आपको एक और बीच की, वो क्या हमारी एल है, वो क्या एल है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, आर माइनस एल हो गया है। और यहाँ पे क्या, अगर हम आगे तक जाएंगे तो हमारी प्लस एल हो जाएगी, प्लस एल जुड़ जाएगी, अतः तो ये चित्र आप समझ सकते हैं। उसके बाद आता है, अगर हम बात करें तो E1 बराबर 1.45 के क्यू अपॉन आर माइनस एल, ए पी दिशा में, मतलब अगर हम ए से पी की दिशा में चलते हैं तो ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पे इसके बीच की दूरी क्या है, आर माइनस एल, तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर क्यों है, क्योंकि देखिए आपने कूलम का नहीं पढ़ा होगा, आपने देखा होगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा कि एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एफ बराबर 1.4 पाई एप्सिलॉन 0। समझ में नहीं आ रहा होगा मैं क्या लिख रहा हूँ, वो अलग बात है, आप मेरे शब्दों में जाइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट के भी हो सकता है, अगर के बराबर देता ए है, एक है तो हम इसे हटा देंगे, यहाँ पे के है इसलिए जोड़ देते हैं के, फिर हमारा डॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे Q एक ही है, क्योंकि यहाँ पे प्लस Q अलग चल रहा है, माइनस Q अलग चल रहा है, ठीक है। तो फिर हम बी के माध्यम में, पी वी माध्यम में, मतलब पी से बी के माध्यम में, तो हमारा प्लस Q आर प्लस आर होगा, आर प्लस एल, क्योंकि यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, आर प्लस एल, और नीचे क्या होता है, बीच की दूरी का स्क्वायर, क्लियर है। क्योंकि बिंदु P पर तीव्रता E1 बाई E2 में एक ही रेखा, E1 B2, इसलिए E1 सॉरी E1 और E2 इनके बराबर रखे गए हैं, ठीक है। तो कार्यरत है, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E पर दोनों तीव्रताओं के अंतर के बराबर होगी, और परिणामी तीव्रता E की दिशा E1 की दिशा में ही होगी, क्योंकि E1 ग्रेटर देन E2, ठीक है। तो ये तो अलग अलग बात, ये तो अलग बात होगी, हम समझते हैं कि ये क्या है, ये क्यों आया, क्यों हम देखिए E1 से अगर E1 E निकालना है हमें, पूर्ण क्या निकालना है, पूर्ण तीव्रता निकालनी है
परिणामी तीव्रता निकालनी है, परिणामी तीव्रता निकाली तो ई निकालेंगे, तो E1 में से E2 घटाएं तो हमें परिणामी तीव्रता निकल आएगी। तो हम क्या करेंगे, E1 का मान लिख लिया यहाँ पे E2 का मान लिख लिया। एक और बात समझनी है हमें, एक और बात समझनी है, तो हमें यहाँ पे अगर इसमें से ये घटाएंगे तो क्या कैसे घटाएंगे, तो ये हम देखिए 1/4πε0 यहाँ पर भी तो हम इसे कॉमन ले सकते हैं। एक स्थान पर लिख लिया हमने दोनों चीजें, ठीक है। तो बचा क्या, क्यू भी कॉमन ले लें तो ऊपर क्यू भी हो जाएगा, क्या कॉमन लें हम, Q/4πε0, तो ये हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये हमने कॉमन लेने के बाद क्या बचा ऊपर, यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिखेंगे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1/r - l का होल स्क्वायर और r+l का होल स्क्वायर, यही बचेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए लोग कोई भी डाउट आपको नहीं रहता ही, मैंने कहा यही बचेगा। यहाँ पे हम क्या कर लिया, यहाँ पे हमने भिन्न भी सॉल्व कर लिया, मतलब जो हमने कर लिया है यहाँ पे भिन्न भी, मतलब इनका एलसीएम ले लिया है। जो एलसीएम लिया जाता है वो दोनों कॉमन होता है। देखिए जैसे इसमें कॉमन क्या है कि ऊपर था r+l का होल स्क्वायर, r - l का होल स्क्वायर, यही था। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है, एक फॉर्मूला होता है, देखिए r+l का होल स्क्वायर डॉट r माइनस एल का होल स्क्वायर, ये तो है कॉमन सी बात, ठीक है। तो हम r+l है और r - l मतलब a-b और a+b का फॉर्मूला लगेगा, जिससे क्या होगा, जिससे r² माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, r² माइनस एल स्क्वायर। जो होल स्क्वायर वो भी हमें रहेगा, वो भी रहेगा, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, r² माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया है। तो हम इसका एलसीएम दिया तो ये ऊपर नीचे हो गया, फिर हम इसको होल स्क्वायर खोला तो r² से एल स्क्वायर कट गया। तो अब यहाँ पे क्या था 2lr, यहाँ पे था 2lr, यहाँ पे भी था 2lr, तो जुड़ के क्या हो गया 4lr। तो a-b का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ, a-b का होल स्क्वायर a+b का होल स्क्वायर, वही सॉल्व किया गया यहाँ पे। और r² माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो हमने क्या किया, फिर यहाँ पे जो हमारा जो q था इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो q अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो गया 2 क्या 4 को हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, 2 × 2, क्योंकि यहाँ पे देखिए अंदर 2 भी दिख रहा है और l को यहाँ पे लिख दिया 2l, q अंदर ही लिख दिया, r बाहर लिख दिया, क्योंकि हमें पता है कि जो रो होता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उसके बराबर होता है q × 2l के बराबर, क्या होता है q × 2l के बराबर, इसलिए हमने ये पूरा लिख लिया है। क्लियर है यहाँ पे। तो अगर हम यहीं पे छोड़ देंगे बोर्ड एग्जाम में तो हमारा पूरे नंबर मिलने वाले, यहाँ तक लाएंगे फिर भी हमारे पूरे नंबर है, यहाँ पे हमें आवश्यकता नहीं है। अगर कोई खास तौर से पॉइंट पूछा जाता है कि हमें किस दशा में, मतलब दशा पूछी जाती है, तो हमें ये वाला और ये वाला लेके चलना है। अगर हमारी k बराबर 1 है तो ये वाला, और ये वैसे देखिए हम समझते हैं, फिर भी यार वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई के सापेक्ष प्रेक्षण बिंदु P की मध्य दूरी O से दूरी r अधिक है, क्या है r अधिक है, तो क्या होगा, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है। उसमें क्या था R1 अलग अलग साथ था। और ये हमारी थी दूसरी, वो थी अच्छी स्थिति और अनुदैर्ध्य स्थिति, ये क्या है निश्चित स्थिति और अनुप्रस्थित स्थिति, दोनों एक दूसरे के समकाल समय मतलब एक समान ही है। लेकिन हम इससे देखिए मैंने कहा था उसे भी बता चुका हूँ, उसे भी बता चुका हूँ, तुम्हारी ज़्यादा वीडियो लंबी से करने से अच्छा है हमने जो बता दिया है वही आप जाकर देख लें अगर देखना चाहते से। लेकिन ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका वो इंपॉर्टेंट ये नहीं थी, ये भी 2 स्टार का है, ये भी 2 स्टार का है, वो भी 2 स्टार का, लेकिन इतना क्लियर है कि इन दोनों में से एक ही पूछा जाएगा, 2 स्टार वालों में से एक ही पूछा जाएगा, या उसमें से या इसमें से, चाहे एक भी नहीं पूछा जाए, क्लियर नहीं है लेकिन पूछा जाए। तो हम आपको एक तो बता चुके कैसे आपको करना है, तो हमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि आप ये वाला मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी जाएगी, क्लास 12 फिजिक्स की दी गई है, आप जाकर देखें, प्ले लिस्ट पूरी खुल जाएगी, आप जाकर आराम से देख सकते हैं। तो इसे आराम से सॉल्व करें, इससे थोड़ा सा यही डायग्राम थोड़ा सा अलग है और कुछ नहीं है। तो वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, एक समान तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव के पर लगने वाले वलय के आघूर्ण का प्राप्त कीजिए, या फिर एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले वल आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात कीजिए, इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। चलो आंसर देखते हैं। तो आंसर है वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वह वैद्युत निकाय जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे, किसमें बहुत कम दूरी पर रखे, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। समझ में आया आपको डेफिनेशन, नहीं आई तो समझते हैं कि वह वैद्युत निकाय है, ये तो हमारी डेफिनेशन है, ठीक है, मतलब हेडिंग है। तो आगे हम समझते हैं डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन है इसकी हमारी, देखिए इसे हम साफ कर लेते हैं, ठीक है। तो वह वैद्युत निकाय जिसमें 2 बराबर के हैं परंतु विपरीत प्रकार के, मतलब बराबर मतलब ये दोनों क्या है क्यू है, मतलब दोनों क्यू है, तो क्या है विपरीत प्रकार क्यों है, प्लस का है एक माइनस का है, हो गया विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर, मतलब एक दूसरे ज्यादा दूरी पर नहीं है, बहुत कम दूरी पर रखे हैं, तो क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे हमने अगर डायग्राम समझाया आपको, डायग्राम अगर समझाए तो क्या है, ये क्या है, एक यहाँ पे Q1 है, Q है प्लस Q मान लीजिए, यहाँ पे माइनस Q मान लीजिए। तो अगर हम इसकी बात करें इस प्रकार से आपने देखा होगा बहुत जगह, तो अभी ये देखिए चित्र के माध्यम से समझते हैं।
ये है, देखिए थोड़ा सा हम समझ लेते पहले। तो जो ये लंबा लंबा है, ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। समझ आ रहा है आपको? इतना जो ये गोले से लेकर ये है, तो यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू, बहुत कम दूरी पर रखे हुए हैं। ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। हम चलिए अब समझते हैं क्या है। तो द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इसे प्राय रो से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल पी रो लगे, ठीक है। द्विध्रुव पर स्थिर स्थानांतरित बल F बराबर क्यू ई माइनस क्यू ई बराबर जीरो, मतलब क्यू से क्यू कट गया, जीरो होगा, सीधी सी बात है। तो अगर दूसरा पॉइंट बात करें, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल एवं यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा जाए तो उसके आवेशों पर समान और विपरीत बल माइनस क्यू ई तथा प्लस क्यू ई अर्थात एक बल युग्म कार्य करने लगता है। यह बल युग्म द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है। इसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। समझ आ रहा है? यह बल युग्म द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है, इसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र से 8 कोण बनाते हुए रखा गया। क्या रखा गया है? 8 कोण बनाते हुए रखा गया था। हमें समझें क्या होता है। प्लस क्यू और तथा माइनस क्यू पर लगने वाले बराबर एवं विपरीत बल है क्या, प्लस क्यू ई और माइनस क्यू ई बल बनाते हैं जो द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र ई की दिशा में लाने का प्रयत्न करते हैं। इसे प्रत्यानयन बल कहते हैं। घुमाकर किसी दिशा में लाने का प्रयत्न करते हैं, हम क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल। याद रखिएगा। तो ये है, देखिए एक डायग्राम, एरो हमारे सभी इधर जा रहा है। तो ये तो हमारा क्लियर है। ठीक, यहाँ पे समझते थे, यहाँ पे हमने ए माना, यहाँ पे हमने बी, ए प्लस क्यू जो था ये, इसके बीच की दूरी 2l होती है हमेशा ज़्यादातर, और ये 2l साइन थीटा है, क्योंकि यहाँ पे थीटा कोण की बात चल रही है। और ये जो रेखा इधर जा रही है ई है, और यहाँ से निकल रहा है एफ है, यहाँ पे भी एफ है, यहाँ पे माइनस क्यू है, प्लस क्यू, सीधी सी बात है यहाँ पे। और ये भी मान लिया ABCD। तो आगे देखते हैं, अगर हम बात करें टाउ बलों के मध्य, बल इंटू बलों के मध्य लंबवत दूरी, तो बल क्या है? F है। बलों के मध्य बीच दूरी क्या है? AC की देखिए कितनी लंबाई देखते हैं आप। AC A और C से बीच की दूरी क्या है? 2l sin थीटा हो जाएगा। और F हमारा क्या है? Q इंटू 2l, Q है, सिर्फ Q है, ठीक है, Q इंटू 2l है। हाँ, और ये जो 2l sin थीटा है इसमें जुड़ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? रो ई साइन थीटा। तो क्योंकि ये रो हमारा, मैंने बताया था आपको क्या होता है, Q इंटू 2l बराबर होता है, क्या होता है? Q इंटू 2l बराबर क्या होता है? रो, जो लगा दिया हमने, जो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द्विध्रुव का आघूर्ण होता है। इसे हम अभी ज्ञात करके आए भी थे, ठीक है। तो टाउ बराबर रो ई बराबर साइन थीटा। यदि द्विध्रुव का वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाए तो थीटा बराबर 90 डिग्री और साइन थीटा बराबर 90, साइन 90 बराबर 1। क्यों साइन 90 का मान 1 होता है? द्विध्रुव पर आरोपित बल गुना अधिकतम टाउ मैक्सिमम बराबर रो ई। तो आपको पता है मैक्सिमम क्यों लिखा है, क्यों अधिकतम है यहाँ पे। तो रो बराबर टाउ मैक्सिमम अपॉन ई बराबर 1 न्यूटन कूलम, और रो बराबर टाउ मैक्सिमम कूलम प्रति मीटर। अर्थात अगर एक और डेफिनेशन बनाई जाए तो वो इस प्रकार हो सकती है, लेकिन ये काम की नहीं है, मतलब आपको लिखनी नहीं है कहीं पे। तो किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस बल युग्म के बराबर है जो के द्विध्रुव को 1 न्यूटन प्रति कूलम के समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर द्विध्रुव पर कार्य करता है। चलिए अब प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। हमने 3 समझ लिए हैं बढ़िया तरीके से, 3 हमने लॉन्ग क्वेश्चन समझ लिए हैं, और भी समझते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर से लिखे सब है, लेकिन ये हमारा 1 स्टार से भी कम है, ठीक है, इसलिए हम इसे नहीं समझेंगे। और ये आप जाकर देखें, अगर इसलिए मैं लिख लिया है मैंने सब कुछ, जिससे अगर आप मान ली बच्चों को कोई कन्फ्यूजन हो कि सर आपने ये वाला क्यों नहीं बताया, इसलिए मैं पहले कह देता हूँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बताया। देखिए आगे देखते हैं। तो ये वाला सवाल, ये न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल है हमारा। और ये देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं। क्षेत्र की आगे ऊपर एक और रह गया, सॉरी, स्थिर वैद्युत में गाउस की प्रमेय। तो ये 3 स्टार है, ये तो हमेशा 3 स्टार ही रहता है किसी भी वर्ष हो। तो ये 3 स्टार क्वेश्चन है, इसे बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पे सरन भी बहुत कम लिखी हुई है। सिद्ध कीजिए किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला थी। यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको, अगर आपको लगेगा कि थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, मतलब कम समझ में आ रहा है आपको, तो ऐसा गलती हमारी भी नहीं आपकी नहीं, क्योंकि ये पहली बार अगर आप समझ रहे हैं तो थोड़ी सी हम रिवीजन क्लास मान के चल रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आप बिल्कुल बेसिक समझना चाहते हैं तो कुछ नहीं दिक्कत है, कोई दिक्कत की परेशानी बात नहीं है। आप कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में जाना है और आपको क्लास 12 फिजिक्स वीडियो लिखा हुआ है, तो आप उस पर क्लिक करना है लिंक पे, तो आपको फिजिक्स की सभी वीडियो आपको मिल जाएगी। उस प्ले लिस्ट में जाकर आप जाकर देखिएगा,
और उसमें इसी गाउस की प्रमेय को हमने एक स्पेशल अलग सी वीडियो में आपको सब कुछ समझाया है, तो आपको कुछ नहीं करना, वहाँ पे जाकर देख लेना, इसलिए हम यहाँ पे नहीं समझा रहे। तो हम आगे चलते हैं। तो ये देखिए गाउस की प्रमेय का चित्र है जो इससे हम समझाया था आपको उसमें भी, तो आप जाकर देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। तो ये गाउस की प्रमेय से कूलम के नियम का निगमन, देखिए ये बहुत कम पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो गाउस की प्रमेय से ये आप अगर हम रखना चाहें तो 1 स्टार में रखेंगे, और ये भी हमने एक स्पेशल वीडियो में आपको बताया, आप जाकर देख सकते हैं। और इसे हम बता, अगर आप नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, तो ये ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसे हम देख लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, गाउस के नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के पतले सीधे एक समान आवेशित तार द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक व्यंजक का निगमन कीजिए। वैद्युत स्थितिकी में गाउस की प्रमेय बताइए, इसका उपयोग करके एक समान आवेशित लंबे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हमने जो मोस्ट इंपोर्टेंट 8 क्वेश्चन लिए थे, सॉरी 8 नहीं 7 क्वेश्चन लिए थे, पूरी फिजिक्स से 7 क्वेश्चन। अगर आपने वीडियो नहीं देखी जल्दी से आगे चैनल पे देख लें, बहुत ही काम की वीडियो है क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि पूरी फिजिक्स अगर आपको सिर्फ और सिर्फ 60 प्रश्न तैयार करने, तो भाई 7 प्रश्न तैयार करें, उसमें एक प्रश्न ये भी सम्मिलित है, ठीक है। तो इसलिए हम इसे जरूर बताएंगे। तो स्थिर वैद्युतिकी का गाउस प्रमेय लिखिए, इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। आप पूछा जा सकता है, अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक गाउस की प्रमेय की सहायता से प्राप्त कीजिए। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, गाउस की प्रमेय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 7 का उत्तर देखिए, मतलब गाउस की प्रमेय आपको अगर देखनी है तो ऊपर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 7 का हमने देखा है, उसका उत्तर देख लीजिए। जो आपको गाउस प्रमेय देखिए देख ही लिया होगा, गाउस प्रमेय सॉल्व करना जानते होंगे, तो आगे सॉल्व करते हैं। अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की बाई तीव्रता चित्र 1.25 में एक अनंत लंबाई का चालक तार प्रदर्शित है, जिसके आवेश का रेखीय घनत्व 1 कूलम प्रति मीटर है। माना यह तार एक के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है, उसकी अक्ष से दूरी पर एक बिंदु P है, जहां एक चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमें इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। देखिए ये क्या है, हमारा एक वेलन है, एक प्रकार वेलन है, और इसमें हम पूरा समझेंगे क्या क्या है। नीचे देखिए कुछ नहीं, वाई डैश है और तार है, ये हमें दिख नहीं रहा था इसलिए मैं आपको दिखा दिया। ऊपर क्या है वाई, ऊपर क्या है वाई, और डी ए वेक्टर क्या है, डी ए वेक्टर जो आपको यहाँ पर है, यहाँ से क्या है ई वेक्टर है, यहाँ पे डी ए वेक्टर है। तो ये क्या पूरा अगर हम इसे कहें बेलन का है, गाउसियन पृष्ठ है, गाउसियन पृष्ठ। यहाँ पे क्या है पी है, पी क्या होता है शक्ति, यहाँ पे नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे ई वेक्टर है, ये डी वेक्टर, डी वेक्टर मतलब समझ रहे होंगे अल्पांश क्षेत्रफल इसके, और यहाँ की इसकी तीव्रता त्रिज्या क्या है आर है, और यहाँ पे ओ है, इसकी लंबाई एल है। क्लियर हो गया इतना, चलिए चित्र 1.25 में यही है वाला, में इस चालक तार के चारों ओर आर त्रिज्या का एक ऐसा बेलन दर्शाया गया है जिसकी लंबाई एल है तथा प्रेक्षण बिंदु पी इसके वक्र पृष्ठ पर है। और इस बेलन की अक्ष तथा तार की अक्ष एक ही है, मतलब इसकी और एक तार की अक्ष एक ही है जो अंदर से तार था। चूंकि तार समान रूप से आवेशित था, इसकी अक्ष से समान दूरी पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समान होगी, और इसकी दिशा अक्ष के लंबवत बाहर की ओर होगी। अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस बेलन के अनुप्रस्थ काट के चित्र 1.25 समांतर है, 1.25 समांतर है। और अतः इस बेलन के समतल पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल वेक्टर ए और वेक्टर ई, मतलब ई वेक्टर या फिर ये वाला जो होता है वेक्टर ऊपर, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए इसका वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई ई1 ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर ई ए कॉस फाई 90। तो 90 का मान, कॉस 90 का मान क्या होता है 0, ठीक है। तो अगला आगे हम बात करें तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एल होता है। अतः बेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई ई2 बराबर के ई 2 पाई आर एल। तो इसे हम बहुत ही अच्छी तरह समझेंगे। तो बेलन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई बराबर फाई ई1 प्लस फाई ई2। तो फाई ई1 का मान तो 0 होता है, फाई ई2 का मान यहाँ पे लिखा हुआ है के ई 2 पाई आर एल, तो इसका फाई का ई का मान भी यही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। तो इस बेलन के अंदर परिबंध वैद्युत आवेश Q1 बराबर बेलन के अंदर तार की लंबाई इंटू प्रत्येक अंग लंबाई आवेश, मतलब जो तार की लंबाई क्या एल और आवेश क्या है Q। तो गाउस प्रमेय के अनुसार बेलन से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई बराबर 1/ε0 Q डैश, और फाई बराबर 1/ε0 L इंटू Q डैश का मान ये L इंटू Q निकाला है। तो समीकरण एक बार समीकरण एक ऊपर निकाला था जो हमने, तो
समीकरण 1 पर तो 2 हमारा ये वाला है, क्लियर है। जिसमें हमने फाई ई का मान निकाला था वही हमने इसमें फाई ई का मान लिख दिया। फाई ई का मान क्या निकाला था, के ई इंटू 2 पाई आर एल। 2 पाई आर एल क्या था, विलन का क्षेत्रफल, तो ये निकाला था, ये हमने अभी निकाला, क्लियर है। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। और जो ई का मान था, ई बराबर हमने निकालने के लिए इसका इधर भाग दे दिया, इसका भी इधर भाग दे दिया, तो क्या हो गया 1/2 पाई एप्सिलॉन 0। 2 पाई यहाँ पे आ गया, एप्सिलॉन 0 ये वाला, और एप्सिलॉन 0 के, और एल अपॉन जो एल है, एल ये वाली, सॉरी एल से एल कटी गई, और यहाँ पे क्यू है, तो क्यू अपॉन क्या हो गया, क्यू अपॉन आर हो गया, क्योंकि ये वाला जो एल है, ये तो एल तो कट गई, क्या बचा ऊपर, क्यू ही बचा। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो गाउस की प्रमेय का उपयोग करके एक समान आवेशित समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, और ये पूछा भी नहीं जाएगा, मैं गारंटी ले सकता हूँ इसकी, तो मैं कह सकता हूँ गारंटी तो किसी बात की नहीं, तो 1 स्टार से भी कम है, इसलिए हम इसे नहीं कराते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो इस प्रकार के जो देखिए क्वेश्चन है, ये पिछली बार पूछ लिया गया था, इसलिए बस मुश्किल पूछा जाएगा। और जो आवेशित चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र का निरूपण कीजिए, ये तो पूछा ही नहीं जाता कभी, अभी तक के रिकॉर्ड में एक बार ही पूछा गया है। और जो कोर्स के अंदर बाहर, ये तो देखिए हमारा 30% सिलेबस कम हुआ था, जो 30% सिलेबस कम हुआ था, इसमें ये वाला पोर्शन कट कम हो चुका है, इसलिए आप इसे तैयार बिल्कुल भी ना करें अंदर बाहर से। फिर हमारे गाउस की प्रमेय एक समान रूप से अचालक होने के गोले के कारण किसी भाव बिंदु से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, सभी में क्वेश्चन सभी लिखे, ये वाला क्वेश्चन ये भी आपका नहीं पूछा जाएगा, मैं कह सकता हूँ 1% चांस नहीं है इसके। और तो यही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो देखिए मैं शुरुआत में लेके चलता हूँ आपको, ये देखिए जो हमने आपको पार्ट 1 में भी दिखाया था, यहीं हमने आपको वीडियो शुरू की थी पार्ट 1 की, यहाँ पे आप समाप्त करते हैं। इसलिए तो वैद्युत आवेश सतह क्षेत्र आपको बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको अब इस चैप्टर में कोई भी समस्या नहीं होगी, और अगर आपको न्यूमेरिकल पोर्शन से कोई समस्या लगती है कि हम इससे समस्या है ये, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, तो हम आपको एक वीडियो देंगे, और इसमें लगभग 20-25 मिनट की एक वीडियो आएगी, जिसमें आपका न्यूमेरिकल सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा इस चैप्टर का, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप टेंशन लेंगे तो कौन लेगा, बोर्ड परीक्षा ही लेगी कि आप भाई कौन सा स्टूडेंट ऐसा आ गया जो कि परीक्षा से भी नहीं डर रहा और बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करेगा, ठीक है। तो परीक्षा पे प्रश्नोत्तर आपने सभी देख लिए, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पिछली वीडियो भी पसंद आई थी। तो अगर आपको चैप्टर 2 के इसी प्रकार से फाइनल क्लास एक क्लास लाने की कोशिश करेंगे हम, तो ठीक है। तो आपको अगर एक क्लास चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ। धन्यवाद।